पाइथन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन जो है वो एक बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है और हम लोग ये भी जानते हैं कि पाइथन का इस्तेमाल बहुत वाइडली किया जा रहा है। आजकल हर फील्ड में हर तरह के प्रोग्रामर्स है जो पाइथन यूज़ करते हैं और पाइथन जो है ज़्यादातर जो है ऑटोमेशन और एआई डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होती है और पाइथन का ओरिजिन भी कुछ ऐसा ही था। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि पाइथन जो कि इतनी ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रही है, इतना ज़्यादा जिसके पीछे स्कोप छुपा हुआ, आखिर मेरे जैसा इंसान उस चीज़ को एज अ स्टार्टर लैंग्वेज मना क्यों करता है। उसके पीछे कई कारण है और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं वही कारण जो है डिस्क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे बोला कि आदित्य तुम बोल तो रहे हो लेकिन उस पीछे वजह क्या है। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगा और आज की वीडियो पूरी आप जरूर देखिएगा। आप लोगों को कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको जरूर से क्लियर करूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहेगा ताकि इसी तरह से रिलेटेड और चीज़ें भी आप तक पहुँचती रहें। इसी तरह के डाउट्स आपके लिए क्लियर मैं करता रहूँगा हमेशा, जो कि मेरा काम है। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्राम शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग इसी तरह से प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। बिना देरी के मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहूँगा। लेट्स गो फॉर इट। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पाइथन के बारे में, तो मैं पाइथन मना क्यों करता हूँ कि सीधा बैठ जाऊँ। हाँ, अब ठीक है। अब मैं पाइथन मना करता हूँ, उसके पीछे कुछ वजह है। जैसे कि पाइथन जो है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज है। अब आप कहोगे कि आदित्य इजी है तो उसको तो याद करना चाहिए, उसको तो पढ़ना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपको आपके घर से आपके स्कूल या ऑफिस जाने का एक ऐसा रास्ता बता दूं जो कि आपके रोज़ के रास्ता जो कि 10 मिनट का है उससे छोटा करके उस रास्ते को 2 मिनट का बना दे, तो आप रोज़ उसी रास्ते से जाओगे कि नहीं? आप कौन सा रास्ता ज़्यादा प्रेफर करोगे? आप तो वही 2 मिनट वाला रास्ता ही तो प्रेफर करोगे, आप 10 मिनट वाले रास्ते को तो प्रेफर करोगे नहीं। बस पाइथन के साथ भी यही केस है। पाइथन जो है वो इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ होने की सबसे पहली वजह जो है वो है उसके ईजी सिंटैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक ऊपर स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है वो है एक प्रिंट स्टेटमेंट। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में। वही प्रिंट स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखा हुआ है पाइथन में। आप देख सकते हैं कितना अंतर, कितना ज़्यादा अंतर है। इतना ज़्यादा अंतर है कि आप लोग मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस चीज़ का। अब सोचने वाली बात यह है कि एक लैंग्वेज है जिसमें मुझे एक स्टेटमेंट लिखने के लिए 4 लाइन लिखनी पड़ रही हैं। अगर मैं उस लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा तो मैं उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा मेरे लिए, है ना। और दूसरी लैंग्वेज है जिसमें एक ही लाइन में मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ, तो मैं कौन सी प्रेफर करूँगा? मैं दूसरी वाली ही प्रेफर करूँगा। एक इंसानी दिमाग के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं दूसरी वाली प्रेफर करूँगा। ऐसा ही होता है, सब वही करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि ऊपर वाले तरीके से आप दुनिया की 170-180 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 170-180 बता दी, लेकिन मोर देन है, उससे ज़्यादा है। मैं इतनों की बात कर रहा हूँ जो एक इंसान की रीच है उस हिसाब से बता रहा हूँ, हाईएस्ट रीच के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर इतनी लैंग्वेजेस आप क्लियर कर सकते हैं सिर्फ ऊपर वाले सिंटैक्स को पढ़ के, तो आप नीचे वाले को पढ़ के कितना क्लियर कर सकते हैं? कुछ नहीं। ऊपर वाला 170 लैंग्वेजेस में आपकी उससे ज़्यादा ही लैंग्वेजेस में आपको पकड़ दे सकता है, लेकिन नीचे वाला आपको उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं दे पाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो है वो स्क्रिप्टिंग के फॉर्मूला पे काम करता है। समझिएगा बात को। अगर आपको पता हो HTML में और जावास्क्रिप्ट में इसी तरह से काम होता है। जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों में यही काम होता है। दोनों जो है इसी तरह से काम करती है कि आपको बस लाइन्स लिखनी होती है, वो लाइन्स हमारा जो है डिकोडर जो है उनको रीड करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। समझ ही रहे होंगे मेरी बात को। चलिए अब मैं बात करता हूँ पाइथन के बारे में। इस एक्चुअली में पाइथन क्या चीज़ है? पाइथन जो है एक लैंग्वेज है जो कि आज की नहीं है, काफ़ी साल पुरानी लैंग्वेज है। मुझे ओरिजिन की डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं भूल गया। हालांकि पाइथन जो मुझे याद है, पाइथन आज की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और पाइथन जो है उसको लिस्प नाम की एक लैंग्वेज जो थी, जो सुपर कंप्यूटर्स में एज अ एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती थी, उस लैंग्वेज के रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया था। पाइथन जो था वो इसीलिए लाया भी गया था और इसीलिए आज भी यूज़ होता है। उसको एआई ऑटोमेशन और डीप लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका काम मेन फ्रेम इंडस्ट्री में बहुत ही कम है, इसीलिए ना उसका मोबाइल पे कोई सपोर्ट है, ना उसका वेब ब्राउज़र पे कोई मतलब कोई वेब ऐप पे कोई ज़्यादा खास सपोर्ट है। सर्वर पे
और डेस्कटॉप मशीन पे, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन दोनों पे बहुत वाइडली यूज़ होता है ये पाइथन हमारा। और वो भी फ्रंट एंड पे नहीं, बैक एंड पे इस्तेमाल होता है। आपने डिजेंगो नाम का एक जो है एक्सटेंशन सुना होगा। डिजेंगो जो है सर्वर, इससे मतलब हमारे सर्वर मैनेजमेंट के लिए होता है पाइथन के थ्रू, एक ब्रिज होता है। तो अब इसी चीज़ से आप अंदाजा लगाइए कि पाइथन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। पाइथन का इस्तेमाल यहीं हो रहा है। पाइथन हमारा डेस्कटॉप पे यूज़ होता है, सर्वर पे यूज़ होता है, और उसका काम ही यही है कि वो आपको सर्वर पे इस्तेमाल किया जा सके। आपका जो है कह सकते हैं आप मोर देन, उसका इस्तेमाल जो है सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं है, नथिंग मोर देन दैट, कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा। दूसरा, पाइथन की स्पीड, पाइथन की स्पीड काफ़ी कम है। पाइथन की स्पीड नॉर्मल किसी लैंग्वेज से कम है। उसकी वजह है उसके इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर्स के कॉम्बिनेशन पे काम करता है और काफ़ी स्लो है उस मामले में। उसी वजह से बाकी लैंग्वेज के मुकाबले में हार्डवेयर रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा चाहिए से किसी भी काम को करने के लिए। आपको मैं पाइथन से बेस्ड कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ अभी चाहूँ तो। वो जो है काफ़ी स्लो होती हैं, काफ़ी स्लो हैं। उनकी वजह ये है कि वो पाइथन जो है वो हार्डवेयर रिसोर्स मांगता है, क्योंकि वो बैक एंड पे चलता है, फ्रंट एंड पे नहीं चलता, बैक एंड पे चलता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है पाइथन के साथ। चलिए, पाइथन हमेशा की तरह पाइथन बुरा नहीं है, हमेशा प्रोसेस बुरा नहीं है। पाइथन में अच्छाइयाँ भी हैं। और अभी मैंने, जैसा कि मेरा टॉपिक मैंने शुरू किया था, वो टॉपिक अभी मैं पहुंचा नहीं। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि पाइथन क्या है। जरूरी है, क्योंकि पाइथन मैं बता दूंगा आपको कि पाइथन क्या है, तो बाकी आपको मैं जो है ये भी समझा लूंगा कि पाइथन को मैं मना क्यों करता हूँ। देखते जाइए, सुनते जाइएगा। देखिए, पाइथन जो है वो जो है हमारे बीच में आई ही इसी वजह से थी, क्योंकि ये ईजी है, ईजी टू लर्न है, ईजी टू राइट है, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू डेवलप है। और लोगों को यही तो चाहिए कि एक ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जिसको ईजी हो डेवलप करने में, जो ईजी हो यूज़ करने में, है ना। यही लैंग्वेज चाहिए सबको। तो पाइथन की ओरिजिन में आने की सबसे पहली वजह यही थी। दूसरा, पाइथन जो था उसके जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, काम करने का जो उसका मतलब कह सकते हैं आप रेंज है, किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा है उसका काम करने का रेंज। इसी वजह से पाइथन को कुछ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पाइथन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के हमारे सर्वर सिस्टम तक हर एक चीज़ पे एकदम फ्लुएंटली काम कर सकता है। हाँ, हालांकि हार्डवेयर मांगता है बहुत ज़्यादा, हार्डवेयर रिसोर्स बहुत ज़्यादा मांगता है, लेकिन काम कर सकता है। पाइथन के साथ ये है कि पाइथन को आप ऑटोमेटिक काम करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। पाइथन ऑटोमेटेड काम करने के लिए इस्तेमाल डिज़ाइन किया जा सकता है। इसी वजह से उसे AI डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, डीप लर्निंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग चीज़ों को ऑटोमेटिकली करने के लिए, चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीखने के लिए मशीनों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पाइथन की कुछ एडवांटेजेस, मैंने पूरी नहीं बताई। पाइथन के लिए लगभग हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक कि यूज़र भी एक ऑब्जेक्ट है, यह जान लीजिए। तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी बता दूँ। अब पाइथन, जिसके बारे में मैंने कॉन्स भी बता दिए कि स्लो होती है और सिर्फ सर्वर पे यूज़ होती है, इसमें फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ AI डेवलपमेंट और डीप लर्निंग का है, सर्वर्स पे है। और प्रोज, जो कि इजी टू लर्न होने की वजह से उसके प्रोज हैं, और उसका इतना वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है, उसमें रेंज बहुत ज़्यादा है काम करने की। उसके बाद भी मैं एज अ स्टार्टर उस लैंग्वेज को मना क्यों करता हूँ? एज अ स्टार्टर मैं इसलिए मना करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में बता दिया वीडियो के, कि अगर मैं स्ट्रक्चरल अप्रोच से कोई लैंग्वेज को सीखूं तो मैं कई सारी लैंग्वेजेस में फिर से काउंट नहीं बताऊंगा, कई सारी लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूँ, सिर्फ पाइथन की बात करूँ, तो पाइथन का जो अप्रोच है वो थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट की तरह चलता है। आपने लिख दिया, उसने पूरा कर दिया, ठीक। दूसरा, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मानता हूँ मैं, सब मानते हैं कि पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लेकिन पाइथन के साथ बात ये है कि पाइथन रिसोर्स हंगरी है। मतलब अगर आपने किसी ऐसी मशीन में उसे डिज़ाइन किया है कि वो थोड़ा हाईयर एंड की है, तो लोअर एंड की मशीन को स्ट्रगल करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, जो कि हर ऐप करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस होती है ना, उसकी परफॉर्मेंस सच में उसके हार्डवेयर पर डिपेंड कर जाती है, उसकी परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है। तो आप नए प्रोग्रामर के तौर पे जब किसी लो एंड मशीन पे पाइथन की प्रोग्रामिंग करोगे तो वो पाइथन बहुत स्लो काम करेगा, वो आपको डीमोरलाइज कर देगा एकदम से। यार मैं तो कर इतना तेज रहा हूँ लेकिन मशीन काम नहीं कर रही है, डीमोरलाइज करने में काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग सीखी किसमें? पाइथन में पूरी प्रोग्रामिंग सीखी, पूरी सीख ली, लेकिन पूरी प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भी
इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड बेस्ड लैंग्वेज को देखें तो पाइथन के मुकाबले में उसको सीखने के लिए आपको उसे फिर से जड़ से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अब मैं अपना एग्जांपल नहीं, अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है नाम लेना। उसने पाइथन बहुत जल्दी सीखी, क्योंकि पाइथन ईजी टू लर्न होती है, उसने बहुत जल्दी सीखी पाइथन। लेकिन जब उसने पाइथन सीख ली उसके बाद भी उसे मैंने जब दोबारा सी लैंग्वेज के लिए ट्रेन किया तो उसे सब कुछ मुझे फ्रॉम द बेस सिखाना पड़ा, सब कुछ फ्रॉम द बेस सिखाना पड़ा। मैं पाइथन पे वीडियो नहीं बनाता, मैं सी पे और जावा पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से फ्रॉम द बेस सीखना ज़रूरी है। अगर आज की डेट में हम लोग उन लैंग्वेजेस पे काम करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना आ जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना आ जाएगा, हमें फ्लो में काम करना आ जाएगा, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना आ जाएगा, जो कि पाइथन में पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पाइथन में हम लोग जो है जब सीखना शुरू करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहली जो एडवांटेज उसमें मिलती है वो होती है आगे और पीछे करके लिखने की सहूलियत, जिसे हम अनसीरियलाइजेशन कह सकते हैं। अनकैटेगराइज तरीके से लिख सकते हैं उसमें चीज़ें हम लोग, और उसके बाद जब हम लोग नीचे सबसे आखिरी में उन चीज़ों को कॉल करेंगे वो एकदम काम कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपका एक स्कूल है जिसमें आप पढ़ने जाते हो, वहाँ पे अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या आप स्कूल से अच्छे एजुकेशन ले पाएंगे? मैं बताऊँ जवाब, नो। आप एक स्कूल से अच्छे एजुकेशन तब तक नहीं ले सकते जब तक वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एजुकेशन लेने के लिए मजबूर ना करें, आपको चैलेंज ना करें कि आप उनसे ओवरकम होकर कुछ सीख सकें। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी वही केस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तक आपके पास रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, आपको लिमिट्स नहीं पता होंगी, तब तक आप उनसे ओवरकम करके खुद को एक बेहतरीन प्रोग्रामर नहीं बना सकते, है ना। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था पाइथन को लेकर के। पाइथन के बारे में मेरे पास एक छोटा सा शॉर्ट नोट यही है, मोटा मोटा हिसाब ये है, कह सकते हैं वो आप कंक्लूजन के तौर पे मान सकते हैं कि पाइथन जो है, पाइथन ईजी टू लर्न है, ईजी टू रिमेंबर है, ईजी टू कोड है, लेकिन पाइथन के साथ बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस हैं। बता दो, बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस है। पहला, उसका क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बहुत कम है। आप अगर ऐप डेस्कटॉप पे बना रहे तो आप मोबाइल पे नहीं चला सकते, ठीक है, मोबाइल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। और आज की डेट में डिमांड पब्लिक की है कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे लोग मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे साथ में काम कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोग्रामर यही चाहेगा कि एक बार में काम करे और 4 जगह उसको इस्तेमाल कर सके। पाइथन में ये सहूलियत नहीं मिलती है, यही तो प्रॉब्लम है असली, कि पाइथन में ये सहूलियत नहीं मिलती है। आपको उसे सर्वर ड्रिवन ही चलाना पड़ता है, आपको उसे एक होस्ट मशीन पे चला के उसमें से सारे चीज़ों को एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। अब एक डायग्राम आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। नीचे आप देख सकते हैं डायग्राम, जहाँ पे पाइथन मेरा एज अ होस्ट काम कर रहा है, पाइथन के अंदर अदर थिंग्स काम कर रही है जिसे मेरी कोई क्लाइंट मशीन एक्सेस कर पा रही है। आज की डेट में जो हमारे पास बहुत से क्लाउड फैसिलिटीज ऐसी हैं जो इसी तरह से काम करती हैं, और पाइथन इसी जगह पे काम आता है, सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि लाइब्रेरीज, जैसे कि मैं बता चुका, पाइथन के पास इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज मौजूद हैं कि पाइथन की लाइब्रेरीज ही उसको सबसे रोबस्ट बना देती है, उसको बहुत ईजी बना देती है। लेकिन मैंने जैसा कि बता दिया, जितनी ही ईजी है उतनी ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो इसीलिए मैं मना करता हूँ कि पाइथन नहीं, पाइथन के अलावा आप दूसरी लैंग्वेज ट्राई कीजिए जो कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड हो, ताकि आपको स्ट्रक्चर में एटलीस्ट काम करने की प्रैक्टिस हो जाए, जो कि आप एक फ्रेश माइंड के साथ सीख सकते हैं। उसके बाद आप पाइथन भी सीख सकते हैं। पाइथन सीखने में सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे पाइथन सीखना, आप उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाओगे। एक ह्यूमन मेंटेलिटी के तौर पर बता रहा हूँ कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाओगे। एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस होती है। होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। छोटा सा सेशन था जो कि मैंने काफ़ी रन थ्रू में बताया, और रन थ्रू बताना जरूरी था क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर मैंने कोई पॉइंट वैलिड नहीं बताया तो आप मुझे पॉइंट कीजिए कि आदित्य आपने सही नहीं बताया, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ पर बाद में काम कर सकूँ। और बाद में अगर कोई वीडियो ऐसी होगी जिसमें मुझे लगेगा कि पॉइंट सही नहीं है तो मैं शायद अपोलोजाइज भी कर दूँगा उस चीज़ के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। मैं अपने पॉइंट्स आपके सामने रख दिया, एज अ रिव्यूअर, एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा काम था आपको बताना। इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी वही प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू करूँगा, और आगे की चीज़ें चलती रहेंगी, वो तो रुकनी नहीं है। इंसान के पास बहुत कुछ है दिखाने को, बस देखने वाले चाहिए।
सब्सक्राइब करवा दो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।